पूर्व में विधायक कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे BCOW के चेयरमैन नवदेव कंवर जी, हमारे नरेश कुमार जी, हमारे हमीरपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा जी, ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया जी, नरेश जी, सुभाष गठवालिया जी, सभी अधिकारीगण, सम्मानित टीचर्स और फैकल्टीज के सभी सदस्य, टीचर यूनियन के सभी सकलानी जी अध्यक्षा यहाँ आई है और सभी सम्मानित अध्यापक। तकरीबन 2 वर्ष पहले मैं इस महाविद्यालय में आया था और मुझे खुशी है कि जिनके मैंने नाम लिए वो सभी इस महाविद्यालय से पढ़े हैं और पहला MLA बनने का गौरव इस महाविद्यालय से हमारे जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनको जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की एक शान है हमारे, जो इनको श्रेय जाता है, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा तो सब शिमला में हुई, कॉलेज भी मेरा शिमला में था और मैं कॉलेज का SC का प्रेसिडेंट भी था, तो मुझे छात्र संगठन के नेता यहाँ मिले। मैंने कहा भैया आपकी जो मांग है वो मांगों पर हमारी सरकार विचार कर रही है, चाहे NSUI के लोग मिले, चाहे ABVP के लोग मिले, चाहे कोई और छात्र मिले, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन भी NSUI से शुरू हुआ था। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के बाद युवा कांग्रेस से शुरू हुआ, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से शुरू हुआ और 20 साल में MLA बनने के बाद मुख्यमंत्री बनकर आज आपके बीच में आया हूं। हमारी सरकार की कुछ प्राथमिकताएं थी। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने रिज के ऐतिहासिक मैदान से शपथ ली थी, उस समय हमने कुछ प्राथमिकताओं को तय किया और उन प्राथमिकताओं में क्या था? युवा पीढ़ी है, ये सदी युवाओं की है और युवा अगर सोच ले तो कोई भी लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सरकार ने प्राथमिकता में सबसे पहले किसी चीज को रखा है, वो शिक्षा है और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत जल्दी ही व्यवस्था परिवर्तन करके आगे आ रहे हैं। 2021 में जब स्कूली शिक्षा की बात आती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी और गुणात्मक शिक्षा में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की आकलन किया गया, क्या पाया गया? क्योंकि अब आप कॉलेज में आए हैं, 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था और गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे। हमने क्या किया 3.5 साल में शिक्षा के? हमने क्वालिटी एजुकेशन को सुधारा। 650 के करीब जो स्कूल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीतिक लाभ के द्वारा खोले गए थे, मैंने उन्हें बंद किया। कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, आम परिवार से आता है, गांव से आता है, वो महज स्कूल में एडमिशन ले, ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए। स्कूल में आकर अगर हम उसको गुणात्मक शिक्षा न दे तो ये सबसे बड़ा धोखा उन परिवारों के साथ है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और हमने उसमें सुधार किया। सुधार ऐसा किया कि हमने उसमें फर्स्ट कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। 3.5 साल बाद जिस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी डबल इंजन की सरकार में 2021 में हमें 21वें स्थान पर पहुंचाया था, आज उसी ने हमारी शिक्षा नीति को सराहना करते हुए हमें पूरे हिंदुस्तान में 6वें स्थान पर लाया। ये शिक्षा नीति में बदलाव, ये बदलाव जो है ये आगे बढ़ रहा है और इतनी तेजी से हम इस शिक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं
पहले अधिकारी नहीं करते थे, टीचर यूनियंस आ जाती थी। मैंने कहा हम भी स्टूडेंट्स लाइफ से निकले हैं, हमें बदलाव करना है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, गांव में पढ़ने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। और मुझे खुशी है कि हमने 150 स्कूलों को सीबीएसई किया, और सीबीएसई स्कूल में जो बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, कई लोगों ने कहा कि सीबीएसई चलाना बहुत मुश्किल होगा, अधिकारियों ने कहा, राजनीतिक लोगों ने भी कहा। मैंने कहा हमारा संकल्प है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हमने सीबीएसई स्कूल चलाए, और उसमें 24,000 बच्चों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फीस 50,000 रुपया सीबीएसई स्कूल की है, और गवर्नमेंट स्कूल में आप 2,000 में सीबीएसई स्कूल में पढ़ सकते हैं। फिर नए टीचर कैडर बनाने की बात आई। हमने अपने स्कूल टीचर लेक्चरर्स का टेस्ट लिया, प्रिंसिपल का टेस्ट लिया, और प्रिंसिपल अभी हमने जो नियुक्तियां की है सब मेरिट बेस पर की है। 90% हमारी नियुक्तियां मेरिट बेस पर हो गया, 10% पे हम आगे करने जा रहे हैं। और हमने उसके बाद क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने कहा कि टीचर्स जो होंगे, टीचर फिजिक्स भरा जाएगा, टीचर म्यूजिक भरा जाएगा, टीचर कॉमर्स भरा जाएगा, टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ भरा जाएगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा? उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा कि जिसने इंग्लिश में एमए में 55% लिए हो, ग्रेजुएशन में 50% लिए हो, सब्जेक्ट में भी 50% लिए हो, बीएड में 50% लिए हो। मुझे खुशी है कि जहां शिक्षा के स्तर में हमारे बच्चों ने अच्छा योगदान दिया, वहां जब टीचर का, इंग्लिश का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रिजल्ट निकला, तो जो अभी 2 स्ट्रीम के बच्चों ने ज्वाइन किया है, इंग्लिश और मैथ के, 80% लास्ट मेरिट गई है, जिससे वहां क्वालिटी इंप्रूव होगी सीबीएसई में। और इस 20 से 30 अगस्त के बीच म्यूजिक सभी सीबीएसई की जो स्ट्रीम्स है उनको पढ़ा दिया जाएगा। अगर वहां और टीचरों की नियुक्ति करने की जरूरत पड़ी, हमारी सरकार और टीचरों की नियुक्ति करेगी। इसी प्रकार मैं अभी कॉलेज में मिल रहा था, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में रहा हूं, हम भी मांग करते थे कि टीचरों की कमी है। मैं एक नई योजना पर कार्य कर रहा हूं ताकि कॉलेज के टीचर्स भी भरे जा सके। तकरीबन अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को 300 के करीब हमने पोस्टें दे दी है, लेकिन हमें तुरंत प्रभाव से भरना है। कॉलेज का नेशनलाइजेशन और मर्जर होना भी जरूरी है। जब हम पढ़ते थे तो 4,000 से 5,000 स्टूडेंट शिमला के एक ही कॉलेज में हुआ करती थी। शिमला का एक कॉलेज होता था, सिर्फ बॉयज होता था, गर्ल्स नहीं होता था। और गर्ल्स जो होता था आरकेएमबी और सेंट बीट्स हुआ करता था। हमारे टाइम जो स्टूडेंट्स बैठे उस समय हमारी स्ट्राइक इसलिए नहीं होती थी, उस समय हमारी स्ट्राइक होती थी कि कोएड होना चाहिए, कोएड होना चाहिए, तो इसलिए हम स्ट्राइक करते थे। पर 5,000 की स्ट्रेंथ हमारी हुआ करती थी। उस समय भी टीचरों की कमी थी। हम जल्दी एक नीति लेकर आएंगे कि कॉलेज और हायर एजुकेशन में किस प्रकार के शिक्षा पद्धति को हमने बढ़ावा देना है। सभी से बात करके एक ऐसी टीचर एजुकेशन नीति पर हमारी सरकार कार्य कर रही है जिससे हमारे बच्चों का भला भी हो और जो पढ़ाने वाले अध्यापक है उनका भी भला हो। दूसरी प्रायोरिटी हमारी सरकार की हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में तकरीबन हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, नई नई मशीन्स ला रहे हैं। मशीन के साथ हमें डॉक्टर भी चाहिए। आज हम एक डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो लगना है, हमारी सरकार ने ऑफर दिया है कि 5 लाख रुपए में हम उसको लगाने के लिए तैयार है। डॉक्टरों की संख्या ही नहीं मिल पा रही 5 लाख रुपए में। हम डायग्नोस्टिक सिस्टम को जो है, डायग्नोस्टिक सिस्टम को अच्छा करने जा रहे हैं। क्यों अच्छा करने जा रहे हैं?
ताकि हमें फर्स्ट स्टेज पर यह पता लग जाए, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, मुझे बीमारी क्या है। जब आपको यह पता लग जाएगा कि मुझे बीमारी क्या है, तो आप उसका सही इलाज कर सकते हैं। सभी सरकारी जो हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करने की बात सोची, कहा कि 5 लाख रुपया देंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का धन्यवाद करना चाहता हूं। रोबोटिक सर्जरी शुरू होने के बाद वो उसी पे पर अच्छे तरीके से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, और हर मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट जाता है जिसकी रोबोटिक सर्जरी होती है, जिसमें कैंसर का इलाज भी शामिल है रोबोटिक सर्जरी से, वो बिल्कुल एक्यूरेसी से और प्रिसीजन से बिल्कुल ठीक हो रही है। और सब मेडिकल कॉलेज में 100 से ऊपर अभी तक रोबोटिक सर्जरी हो गई है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ये रोबोटिक सर्जरी करवाने जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपसे 5 लाख रुपया लेंगे। सरकारी में जो आम है, जो स्पेशल बार्ड नहीं लेगा, उससे हिमाचल प्रदेश की सरकार 30,000 रुपया ले रही है, और 90,000 रुपए की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। ये टेक्नोलॉजी आपकी या तो दिल्ली के एम्स में है, या पीजीआई चंडीगढ़ में है, या हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा। जो आपकी डायग्नोस्टिक मशीन्स है, MRI 3 टेस्ला, या आपके एम्स में है या चंडीगढ़ में है, हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करवा दी गई है। बिल्कुल नए स्तर से हम हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 80% जो हमारे लोग हैं वो गांव में रहते हैं, और गांव में रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं, स्कूल जाते हैं। और गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 75 लाख की जनसंख्या हमारी जो है वो 28% भूमि पर रहती है, क्योंकि 68% हमारी वन भूमि है। 5% में हमारे नदियां और डैम बने हुए हैं। अब 28% पर जब हमारे लोग रहते हैं तो जगह बहुत कम है। कैसे उनकी आय के साधन बढ़ाए जाए? हमने उसके लिए प्राकृतिक खेती के रूप में हिमाचल प्रदेश को चुना। उत्तर भारत की पहली प्राकृतिक खेती की लैब जो है 8.5 करोड़ रुपए से आज हमने हमीरपुर जिला में स्थापित की है। और मैं हमीरपुर जिला के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जहां टूरिज्म कैपिटल हमने कांगड़ा को घोषित किया है, वहां एजुकेशन कैपिटल ऑफ द स्टेट जो है हमीरपुर बनने जा रहा है। पहला हमीरपुर में साइंस कॉलेज, हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज अगले एकेडमिक सेशन से हमीरपुर में शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए 80 करनाल जगह को देख लिया गया है। पहले उसका सेशन यहां स्टार्ट किया जाएगा और उसमें सिर्फ साइंस ही पढ़ाई जाएगी। टेस्ट के थ्रू उसमें एडमिशंस होगी और वर्ल्ड क्लास साइंस कॉलेज बनेगा। और उसके लिए हमने पहली किस्त के रूप में, जिसमें तकरीबन साइंस कॉलेज में 100 करोड़ रुपया खर्च होगा, 20 करोड़ रुपए की भी पहली किस्त उपलब्ध करवा दी गई है। दूसरा, अभी कहीं भी हेल्थ सर्विसेज का अलाइड कॉलेज नहीं है। 9 जून का पहला अलाइड कॉलेज, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, रेडियोग्राफर्स का कोर्स, वो इस एकेडमिक सेशन से हमीरपुर में स्टार्ट किया जाएगा। उसका पहला एकेडमिक बैच हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किया जाएगा। तीसरा, एम्स स्तर का एक आयुर्वेदिक संस्थान जो है, उसकी हमने बिडिंग की है। उसके लिए 74 एकड़ जगह चाहिए, यानी कि 74 एकड़ का मतलब हो गया 8,000 करनाल जगह चाहिए। 3 रुपए यूनिट बिजली देनी है। 3 की बिडिंग है। ये कोई केंद्र सरकार दान नहीं कर रही है, बाद में केंद्र सरकार के नेता आकर अपना नाम लेंगे। हमने बिडिंग कर रहे हैं, 300 करोड़ रुपया देना है। तब वो एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान हमें हमीरपुर में मिलेगा, जो कि जल्दी ही हम उसकी बिडिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन के रूप में अगर हमीरपुर अभी से नहीं
काफी समय से विकास कर रहा है और ये विकास का श्रेय हमारे बच्चों को जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे फौज में उन सैनिकों को जाता है, उन अधिकारियों को जाता है, उन अफसरों को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका कमाई, अपने बच्चों को पढ़ाया और आज हमीरपुर के बच्चे जो है पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कई प्रकार की बातें होती है, पूरी तस्वीर हमीरपुर की बदली जा रही है। पूरी हमीरपुर में कैसे शहर सुंदर बने, कैसे आपको अच्छा पानी मिले, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ्स मिले, इस पर हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और मेरा मानना है कि हम आने वाले समय में वो परिवर्तन देखेंगे। लेकिन हमीरपुर वासियों से मेरी एक अनुरोध है और एक शिकायत भी है। काम हम करते हैं, कॉलेज हम बनाते हैं और जब हमें शाबाशी देने की बारी आती है, हमारी पीठ थपथपाने की बात आती है, तो हमीरपुर जो वासी जो है थोड़ा उसमें कंजूसी कर जाते हैं। ये कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो विकास करता है, जो आपके लिए नई राह बनाता है, जो आपको रोशनी दिखाता है, ऐसी पार्टी के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए जो आपके लिए नई योजनाएं लेकर आए। और युवा पीढ़ी को यह सोचना चाहिए, महज चंद नारों से चुनाव नहीं जीते जाते, महज चंद भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। काम करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं। मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मेरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने की सोच सकता था। और जब मैं राजनीति में गया तो उस समय कहते थे कि सरकारी कर्मचारी है, कहीं नौकरी लग जाओ। उस समय नौकरी, सरकारी नौकरी का बहुत चलन था, कहा कहीं कलर नहीं लग जाओ। और जब नौकरी लग जाती थी सरकारी की तो उस परिवार का खुशहाली बहुत आती थी। मेरे 3 भाई बहन नौकरी लग चुके थे, मैं नहीं लगा था, पर मैंने अपना ध्येय सोचा कि मैंने करनी ही राजनीति है। कष्ट भी आते हैं, चुनौतियां भी आती है, लेकिन कष्ट और चुनौती का सामना वही कर सकता है जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो, जिसके मन में विश्वास हो और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। ये बात मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आज की युवा पीढ़ी कर सकती है। पढ़े लिखे हो आपको सिर्फ दिशा तय करनी है और हर बार सफलता नहीं मिलती है, असफलता आपके साथ चलती है। और जब सफल होते हैं और फेलियर होते हैं तब आप ज्यादा सीखते हो और आगे बढ़ते हो और आपकी सफलता की दूरी कम हो जाती है। इसलिए जब भी मैं कॉलेज में जाता हूं, मैं युवा पीढ़ी से यही कहता हूं, आगे बढ़िए। नए कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पुरानी शिक्षा पद्धति से हमें वो आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली है जहां नीचे से फाइल ऊपर तक जाती है, फिर काम होता है। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं उस व्यवस्था को बदलने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम सत्ता में आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आप देखना, लेकिन हर चीज बदलने में समय लगता है और समय में आप लोगों का साथ चाहिए। अब बदलाव शुरू हो चुका है, हर चीज में बदलाव शुरू हो चुका है। समस्याओं का निपटारा ही नहीं किया जाता है, समस्याओं को लटकाने की दिशा में ज्यादा कदम बढ़ाए जाते हैं। हमारी सरकार समस्याओं का निपटारा करने लगी हुई है। ऐसी ऐसी समस्याएं कोरोना मूलक पर 13-13 साल से माँ बाप की डेथ हो गई है, बेटा नौकरी तलाश रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। हमने उस व्यवस्था को बदला। अभी 1000 कोरोना मूलक वालों को हमने नियुक्ति पत्र दिए। मैंने कहा हमारी सरकार में जो भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अपनी नौकरी के समय हुई है उन सबको हम नौकरी देंगे। रोज रोजगार के अवसर निकल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग कर सकते हैं, इन नौकरी के अवसरों का लाभ उठाइए। रोज राज्य चयन आयोग, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन से हम पेपर निकाल रहे हैं, पर जो हम पेपर निकाल रहे हैं उसमें एक भी पेपर लीक नहीं होता।
बीजेपी के समय 17 से 22 में डबल इंजन की सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। मुझसे सवाल करते हैं कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था ये हमीरपुर का, मैं हमीरपुर से मुख्यमंत्री था। मैं कुछ लोगों को मिला, कुछ माताएं मेरे पास आई, कुछ बहनें मेरे पास आई, रोकर बोली मेरा बेटा थ्रू आउट मेरिट में रहा पर नौकरी सरकारी में सिलेक्ट नहीं हो सका, कारण क्या है? हमने खोजबीन की 3 महीने के भीतर, हम मुख्यमंत्री बने हुए 3 महीने हुए, पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक करवाकर उन लोगों को दे दिए जाए जिनको खा घा भी नहीं आता था लिखना। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भी बंद किया और आज भी जिन्होंने पेपर लीक किया वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये कर्तव्य निष्ठा होती है। हमने सिफारिश को खत्म कर दिया, हमारी सरकार ने सिफारिश खत्म कर दी। कैसे खत्म की? मेरे पास आए कि 15 नंबर पर्सनल इंटरव्यू के रख लो। राजनीतिक दबाव भी होता, मुख्यमंत्री पर भी कई प्रकार के दबाव होते हैं। मैंने कहा कोई भी पर्सनल नंबर नहीं रखा जाएगा, जो मेरिट पर आएगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। आप देख लो आज राज्य चयन आयोग से सारे मेरिट पर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पब्लिक सर्विस कमीशन में लूप होल था, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या लूप होल था। रिटर्न में आदमी के 80% आ रहे हैं, रिटर्न के नंबर नहीं जुड़ेंगे। वाइवा होगा, वाइवे में जिसकी सिफारिश लग गई वो आपका सिलेक्ट हो गया, यानी कि रिटर्न वाला 80 और वाइवे में अगर उसके 30 में से किसी ने 10 नंबर लगा दिए तो वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमने उस मेरिट को भी चेंज कर दिया। मैंने कहा रिटर्न प्लस पर्सनल के जो इंटरव्यू हुआ या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होते हैं उसके दोनों के नंबर जोड़ के मेरिट बनेगी। और आज जो आगे टेस्ट हो रहे हैं रिटर्न और पर्सनल के नंबर जोड़कर मेरिट लग रही है और बच्चे सिलेक्ट और मेरिटोरियस हो रहे हैं। रिटर्न की मेरिट को भी हमने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि एससी के लिए 30%, जनरल के लिए 35% की मेरिट होती थी। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश सबसे पढ़ा लिखा जिला है, वहां हमने रिटर्न में 40% पास मार्क्स कर दिए और 45% जनरल के लिए कर दिए ताकि अच्छी क्वालिटी के हमारे पास टीचर आ सके। ये परिवर्तन है, ये ही परिवर्तन है। आप पढ़ोगे, आप पढ़कर अच्छे नंबर लोगे, आपको किसी के सिफारिश के लगाने की जरूरत नहीं, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप मेरिट में सिलेक्ट होंगे। बहुत एजुकेशन में नौकरियां निकल रही है, बहुत हेल्थ सेक्टर में नौकरियां निकल रही है, अभी पुलिस में भर्तियां निकल रही है। तो अग्निवीर बंद होने के बाद हमने ये सोचा कि हमारे जो लोग हैं जो पुलिस फौज में भर्ती होते थे, मैं उस कमी को पुलिस भर्ती के द्वारा पूरी करूं। हम उस कमी को पुलिस भर्ती के द्वारा पूरी कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, पहला नंबर 1 कॉलेज है हमीरपुर, आप नंबर 1 कॉलेज में पढ़ते हैं। इस नंबर में और चांद लग जाते हैं जब आप कहीं कोई सिलेक्ट होता है। परिवार को भी खुशी होती है, गांव को भी खुशी होती है और क्षेत्रवासियों को भी खुशी होती है। एजुकेशन के मामले में कोई दो राय नहीं है कि हमीरपुर बहुत आगे तेजी से बढ़ा है। प्रदेश पूरा ही बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, हर जगह हम शिक्षा संस्थानों को अच्छा कर रहे हैं। अभी जो सीबीएसई स्कूल हुए हैं उसके लिए मैंने कहा है कंप्यूटराइज करने के लिए पूरे 150 स्कूलों के लिए मैंने अभी 80 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की कि 80 करोड़ रुपया ऑनलाइन के लिए हम करेंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ये बदलाव है, पर बदलाव के लिए समय होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2027 में हम प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने जो नीतिगत बदलाव किया है, हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और जिन चुनौतियों का सामना करके हम प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा, सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। उसमें बदलाव तेजी से हो रहा है। आज हम अपने हक की लड़ाई जीत रहे हैं। आज कोई भी हमारी हक की लड़ाई है, हम उसका सुप्रीम कोर्ट में डट कर मुकाबला कर रहे हैं, सरकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और
उन चुनौतियों को हम पार करके आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी बहुत बैठे हैं। मैं एक बात सरकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात याद रखना। हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी और ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 1600 करोड़ रुपया एडिशनल बोरिंग कार्ड दी। मुझ पर इतना दबाव डाला गया कि यूपीएस में जाइए। जब केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार पर इतना दबाव डाल सकती है तो 2027 में जो सपने देखते हैं तो आप याद रखिए कि ओपीएस का क्या हाल करने वाले हैं, ये आप सोच के रखना। ये सच्चाई है, पर हम इनकी चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं और हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे। अभी हमने 600 करोड़ रुपया हर साल का किसाऊ बांध से जीता है। मैंने कहा है अगर हिमाचल का पानी लेना है तो बीबीएमबी में जो हमारा 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषणा की थी कि इनको एरिया देना है 7200 करोड़ रुपए का, अगर हम पानी नहीं देंगे तो आधी दिल्ली आधा गुड़गांव सूख जाएगा। वो हमसे प्यार से लेना चाहते हैं। हमने बोला हम पानी देना चाहते हैं। हम तो दयावान राज्य है, हम सब कुछ देना चाहते हैं, पर हमारे हक को अगर आप छीनोगे तो हम भी थोड़ी सी आंख दिखाना जानते हैं। अगर वो एफिडेविट देंगे 20 तारीख को बीबीएमबी का जो सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा तो हम पानी के लिए एमओयू करेंगे। ये मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है। ये राज्य के अधिकार की लड़ाई होती है और जैसे ही वो एमओयू देंगे 500 करोड़ रुपया हर साल हिमाचल प्रदेश को मिलता रहेगा। ये लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अच्छे इंप्रूवमेंट हो उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। इसलिए सभी जो हमारे साथी है, सारी युवा पीढ़ी है, प्यारी बेटियां हैं, प्यारी बेटियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो हमने कहा है कि 1500 रुपया देना है, क्योंकि यहाँ 77% महंगा है, उसके लिए भी हम एक योजना पर कार्य कर रहे हैं। जल्दी इस योजना को आने वाले समय में हम लागू करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी।